हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मोटिवेटेड होंगे, खुश होंगे, राइट? सो टुडे इट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी which is body fluid and circulation. We are going to deal the complete chapter in one shot, and this is very beneficial for NEET examination, right? The chapter is automatically divided into two parts, so we are going to deal the part one in this lecture. Okay, before we start the main topic, we have to understand what is blood and the lymph. क्योंकि जब भी ये चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन कंफ्यूजन यही आता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? Okay, so let me understand together. The blood and the lymph are two body fluid that perform similar but the distinct function. दोनों का जो वर्क है वो यही है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन. मैंने सुना है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, एंड जो लिम्फ है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देम, एंड इट एक्ट लाइक अ स्वीपर. फाइन. लिम्फ का जो फंक्शन है, क्योंकि उसके पास व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसलिए वो हेल्प करता है टू फाइट द इन्फेक्शन, व्हाइल द ब्लड सेल जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है या फिर ब्लड सेल होता है डज नॉट हैव देयर फंक्शन. लिम्फ अराइज कहाँ होता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिम्फ नोड में. सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द lymphatic system, while the blood is produced in bone marrow cell and circulate through cardiovascular system. क्लियर है? The movement of lymph is single direction. Single direction कैसे? आर्टरी से वेन. उसके बीच में जो टिश्यू फ्लूइड के रूप में जो हमारा lymph होता है वो रिलीज होता है. ओके, एंड मूवमेंट ऑफ ब्लड इज इन सर्कुलर मोशन. अगर देखा जाए तो lymph प्लाज्मा के पास प्रोटीन का लैक होता है. व्हाई? क्योंकि प्रोटीन कंसंट्रेटेड एरिया में ज्यादा होता है. ठीक है, तो वो निकलता ही नहीं है. जब हम फिल्टर करते हैं तो ओनली वाटर फिल्टर होता है, प्रोटीन फिल्टर नहीं होता. और क्योंकि फिल्टर प्रोटीन नहीं होगा तो टिश्यू फ्लूइड में ऑलरेडी प्रोटीन का जो है वो शॉर्टेज होगा. ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड ही आगे जाके लिम्फ फॉर्म करता है. इसलिए हम बोलते हैं कि लिम्फ प्लाज्मा लैक प्रोटीन एंड द ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. फाइन. देखो इस डायग्राम को देखो अच्छे से. जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो है हमारा आर्टरीज जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो हमारा राइट साइड में है वो है वेन्स. फाइन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100% है. ठीक है, 100% हमें क्या करना है, हमें इसमें ब्लड 100% है अभी, और हमें इसको ट्रांसफर करना है वेन्स में. तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो बीच में क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होता है. ओके, कैपिलरीज में क्या होता है, पोर्स होते हैं. उस पोर्स के थ्रू क्या होगा, जो हमारे CO2 होते हैं वो या न्यूट्रिएंट या फिर वेस्ट वो एक्सचेंज करते हैं. और जब वो एक्सचेंज करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये लाइट ग्रीन, वो क्या होता है, वो टिश्यू फ्लूइड होता है. और वही टिश्यू जो फ्लूइड होता है वो बाद में लिम्फ बन जाता है. और लिम्फ का काम क्या है, एज अ स्वीपर इट रिमूव ऑल द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. क्लियर है? सो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स. ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में हमें अगर जनरली पूछा जाता है व्हाट इज ब्लड और कितने कंपोनेंट उसके होते हैं, तो हमें पता है कि if we take in the test tube, the 55% जो होता है वो उसमें प्लाज्मा सेल होता है and the rest is formed elements. Okay, so प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं पहले, प्लाज्मा एंड इट्स कंपोनेंट्स. अगर हम प्लाज्मा को देखें तो जो कि हमारे पास 55 to 60% प्रेजेंट होता है ब्लड में, इट कंटेन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. ओके, इन तीनों का एनसीईआरटी में एक एक फंक्शन दे रखा है. प्रोटीन जो है जैसे एल्ब्यूमिन, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. कैसे? अभी मैंने इससे पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, डायग्राम दिखाया था, उसमें हमने क्या बताया कि जो आर्टरी से जो वेन्स में ब्लड पास हो रहा है ना, उसमें क्या होता है कि अब बहुत सारा जो 90% हमारा जो वाटर है ना वो फिल्टर आउट हो जाता है. 100 में से 90 ही जा पाता है वेन्स तक, 10 तो किस में, लिम्फ के फॉर्म में निकल गया. जो वाटर इतना सारा आउट हो रहा है तो फिर तो शॉर्टेज हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वाटर है
वो क्या करता है, वो डाइल्यूटेड से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ वापस से मूवमेंट करता है थ्रू ऑस्मोसिस, और इसी को हम बोलते हैं कि पानी वापस से रिटर्न बैक चला गया आर्टरीज में। इट हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन इन आर्टरीज, और वो इतना कंसंट्रेटेड होता है बिकॉज ऑफ द एल्ब्यूमिन व्हिच इज प्रेजेंट इन आर्टरीज, इसलिए पानी को वापस से बैक आना पड़ता है। ये ऐसे करके वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस इन आवर बॉडी। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। नाउ सेकंड, फिब्रिनोजन जो होता है वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है फिब्रिन। फिब्रिन क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा जब आपको इंजरी होती है या कुछ चुभ जाता है या फिर कट जाता है, तो आप देखते हो क्लॉट बन जाता है, राइट? वो क्लॉट किसकी वजह से होता है? फिब्रिन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये प्रोड्यूस होता है लीवर में, सर्कुलेट करता है थ्रू द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रेट्स, एंड ड्यूरिंग दिस इंजरी इट इज कन्वर्टेड द एंजाइमेटिकली बाय थ्रोम्बिन टू फाइब्रिन। ठीक है, क्या बना देगा वो? फाइब्रिन बना देगा, जो हमें दिखता है, और ये हेल्प करता है ब्लड को स्टॉप करने में, अदरवाइज ब्लड बहता ही जाएगा। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन की तरह एक्ट करता है, ये फाइट करता है अगेंस्ट डिजीज। तो ये तीनों इसके फंक्शन थे मेन। देखो, क्लोटिंग फैक्टर मैंने और चीजें समझाया, लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी डैमेज हुआ, ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, ठीक है, इंजरी हुई, तो क्या होगा वहां पे? रिलीज होगा क्लॉटिंग फैक्टर, फास्ट फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, विच इज इनएक्टिव फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, एक्टिव फॉर्म में। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन द फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, वहां पे वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, लिमिट करेगा ब्लड फ्लो, एंड द प्लेटलेट्स फॉर्म अ स्टिकी पल्प। तो वहां पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है क्लॉट का, और वो क्लॉट कौन बनाता है? फिब्रिन। फिब्रिन जो है वो वहां पे एडहेयर हो जाएगा टू द प्लग टू फॉर्म द इनसॉल्युबल क्लॉट। तो फिब्रिनोजन होता क्या है, एक 13 कोगुलेटिंग फैक्टर है, याद रखना। इसका मेन काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। So when you start to bleed, your body initiate the process called coagulation cascade. Okay, या फिर हम इसको clotting cascade भी कह सकते हैं. And this process causes coagulation factor to combine and produce a clot that stop the bleeding. And if you don't have the enough fibrinogen, then and your body is not working normally, the clot will have difficulty forming, and this causes excessive bleeding, which is very dangerous. तो आई होप सबके पास फिब्रिनोजन का जो अमाउंट है वो ऊपर हो, सो हमें कोई भी इश्यू आगे ना देखना पड़े। ओके, नाउ एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, राइट? ओके, तो अगर आप स्ट्रक्चर में देख लो एक बार, रेड ब्लड सेल ये रहे, और व्हाइट ब्लड सेल में भी हमारे पास न्यूट्रोफिल, इसोनिफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेट्स। तो बताइए आपको प्लेटलेट्स क्या कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो होता है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी भी फ्रिक्वेंटली आस्क कर सकता है, या ड्यूरिंग इंटरव्यू और नीट एग्जामिनेशन। एरिथ्रोसाइट जो होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, आर अन्यूक्लिएट बाइकॉन्केव सेल। स्ट्रक्चर देखो इसका, बाइकॉन्केव जैसा लग रहा है ना। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन फिल्ड होता है, और ये करता क्या है? It helps to transport the oxygen, carbon dioxide between the lungs and the tissue. They are produced in the bone marrow by the process called erythropoiesis. During this process, the stem cell derived erythroid precursor undergo the series of the morphological change to become a mature erythrocytes. And इसका जो लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो it is only for 100 to 120 days. एंड फिर क्या होता है, स्प्लीन हमें पता है ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का, तो फिर वो डिग्रेड हो जाता है। तो यही था हमारा एरिथ्रोसाइट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। जिसका स्ट्रक्चर देख लो, मेन चीज यही था कि वो अन्यूक्लिएट होता है, बाइकॉन्केव होता है, हीमोग्लोबिन फिल्ड होता है, और उसका फंक्शन। ओके, नाउ डब्ल्यूबीसी।
WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, इट इज डिवाइड इनटू ग्रैनुलोसाइट एंड द अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट क्या होता है? हमारे ब्लड सेल पे ना कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें ग्रेन्यूल्स दिखते हैं उसे हम ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं, और जिसमें नहीं दिखते हैं उसे अग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड इम्यून सेल। क्यों? Because it helps us to protect the body against both infectious disease and the foreign invaders. ये फाइट करते हैं, ठीक है, ये फाइटर होते हैं हमारे बॉडी के। White blood cell include three main subtypes: granulocyte, lymphocyte, and monocytes. ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट दो टाइप है हमारे व्हाइट ब्लड सेल के। मैंने अभी बताया ग्रैनुलोसाइट क्या होता है, जिसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म। अग्रैनुलोसाइट के पास नहीं होगा, इसलिए तो वो अ है। Each type of granulocyte and agranulocyte play a slightly different role in fighting infection and disease. देखो स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ग्रेनुलोसाइट इज डिवाइडेड इनटू थ्री: न्यूट्रोफिल, eosinophil, basophil, and agranulocyte is divided into two: monocyte and the lymphocyte. lymphocyte में B lymphocyte and T lymphocyte, जो हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, B क्या होता है? बोन मैरो, जो हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और T उसकी हेल्प करता है। फाइन। न्यूट्रोफिल जो होता है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम क्या होता है? इट इज फैगोसाइट ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन। इओसिनोफिल जो होता है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी। ठीक है, जो ये, और ये शेप कैसा है इसका? देखो, ये हेडफोन शेप है। एंड बेसोफिल जो होता है, इसके पास क्या होता है? हिस्टामिन एंड हेपेरिन प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन क्या करता है? रिलीज करता है फ्रॉम द बेसोफिल्स। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिलेगा तो एस शेप का होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। तो हेडफोन जो है वो इसिनोफिल है एंड द बेसोफिल इज से। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये आपको दिख जाएगा क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ये एकदम विदाउट ग्रेन्यूल्स होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। मोनोसाइट क्या करता है? फैगोसाइटोसिस। एंड लिम्फोसाइट इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल ब्लड सेल है जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प टू कंट्रोल ब्लड clotting, which means they are critical for healing the wound and to stop bleeding. ये क्या करते हैं? ये वहाँ पे क्लॉट फॉर्म करते हैं जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। एक नॉर्मल प्लेटलेट जो होता है इसका काउंट कितना होता है? 150 to 450। ठीक है, 1,50,000 to 4,50,000। ये होते क्या है? ये एक सेलुलर फ्रेगमेंट्स है मेगाकैरियोसाइट के। A low platelets count that can put you at a risk for the uncontrolled bleeding, and it also possible to have too many platelets in your blood, and this leads potentially life-threatening condition related to abnormal clotting. ये जो हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स काम कैसे करते हैं, how your healthcare provide the measure your platelets count to determine if you have too few and too many. It also cover the possible disorder related to the platelets count. Platelets do not have nuclei but are filled with thromboplastin which help in clotting. तो ये अभी तक था हमारे सारे blood types and its components. Now we are going to study the blood group and its types. आपका blood group क्या है? जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका A पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या पता है कि जो A पॉजिटिव होता है या A नेगेटिव या B पॉजिटिव B नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या है? इट इज द RH एंटीजन। ठीक है, जिनके पास RH एंटीजन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और इसे डिटेल में हम समझते हैं क्या होता है ये ब्लड ग्रुप एंड इट्स टाइप। बेसिकली देखा जाए तो हम एबीओ सिस्टम देखते हैं। एबीओ सिस्टम में क्या होता है? देयर मेजर 4 ब्लड टाइप ए बी ए बी एंड ओ, एंड ब्लड टाइप इज क्लासिफाइड द प्रेजेंस पॉजिटिव एंड एब्सेंस नेगेटिव। और ये होता क्या है? आरएच एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सरफेस पे, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर। एंड दिस प्रोड्यूस द 8 मेजर ब्लड टाइप। A and B जो होता है वो एंटीजन है, are sugar, and the type of sugar antigen a person has determined whether they have A, B or mix AB. If they lack both A and B, तो उसे हम क्या बोलेंगे? O.
आओ समझते हैं इसको। जैसे ए ब्लड ग्रुप में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर ए के पास एंटीजन ए है, ठीक है, एंटीजन क्या है, ए है, तो वो जो एंटीबॉडी फॉर्म करेगा वो अपोजिट करेगा, ठीक है, एंटी ए फॉर्म नहीं करेगा। अगर वो एंटी ए फॉर्म करता है ना, तो वो तो ऑटो इम्यून हो जाएगा उस टाइम पे, वो खुद को ही खा जाएगा। फाइन। तो इसलिए जैसे ए ब्लड ग्रुप है, तो उसका एंटीबॉडी, एंटीजन तो ये है, लेकिन जो उसका एंटीबॉडी फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो एंटी बी फॉर्म करेगा, सो दैट उनका इंटरेक्शन हो पाए, अदरवाइज तो वो क्लम्प कर जाएंगे। फाइन। बी में क्या होगा, बी में एंटीजन बी है, लेकिन जो हमारा एंटीबॉडी है इट इज एंटी ए। इन ए बी दे आर फॉर्मिंग, उसके पास ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बना सकता एंटीबॉडी में, इसलिए कोई एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होगा। वहीं पे अगर आप ग्रुप ओ में देखो, ओ में क्या देखने को मिलता है, उसके पास ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी में वो एंटी ए भी फॉर्म कर सकता है, एंटी बी, दोनों ही उसके लिए फॉरेन है, ठीक है। तो फॉरेन जो है वो खुद नहीं बनाएगा, मतलब खुद का नहीं बनाएगा, ये याद रखना। मतलब अगर ए एंटीजन है तो कभी भी एंटीबॉडी एंटी ए नहीं बनाएगा। दिस इज सो क्लियर, आई होप इट इज। कैन वी मूव ऑन। तो ये आप याद रखना कि क्या क्या हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं, एंटीजन क्या होता है और उसमें एंटीबॉडी क्या होता है, बस इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसी पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन डोनर क्या है, रेसिपिएंट क्या है, क्या वो ले रहा है, ठीक है। अगर डोनर हमारा ए ब्लड ग्रुप का है, तो याद रखना कि जो रेसिपिएंट है वो हमारा, उसके पास जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी होना चाहिए, ठीक है, उसके पास एंटी ए नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से ब्लड लिया, तो उस डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और आप जिसको दे रहे हो उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्लम्प होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी क्या होगा उसके पास, एंटी ए, और उसके पास एंटीजन क्या था, ए, तो वो तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और क्लम्प कर जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वो ग्रुप बी को नहीं कर दे सकता, अदरवाइज वो ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ किसी को भी दे सकता। अच्छा, जो ए बी होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, और जो ओ होता है वो डोनर होता है, क्योंकि उसके पास तो एंटीजन कुछ भी नहीं है। अगर उसके पास ए भी एंटीजन नहीं है, बी भी एंटीजन नहीं है, तो किसी को भी डोनेट कर सकता है इजीली। तो जो ग्रुप ओ है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए बी है वो क्या होता है, वो ले सकता है, दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ए एंटीजन भी है एंड बी एंटीजन भी है। फाइन। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है, एक प्रोटीन है जो कि सरफेस पे पाया जाता है रेड ब्लड सेल के, दैट आर फाउंड इन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, and if your blood cell have the protein, you are Rh positive, otherwise you are Rh negative. The positive and the negative part of your blood type, such as O positive or A negative, it is referred for the Rh status. Question arises that how does the fetus get the Rh factor? जो RH factor होता है वो inherited होता है, meaning it is passed from parent to child through genes. The fetus can inherit the RH factor from the father or the mother. And most people are Rh positive, meaning they are inherited into Rh factor from either their mother or the father. And if the fetus does not inherit the Rh factor from either mother or father, then the fetus is Rh negative. Why is Rh incompatibility a problem? इसे हम समझते हैं, बहुत important है. When the blood Rh positive fetus get into the bloodstream of Rh negative women, जो उनकी मम्मा है, अगर उनका RH नेगेटिव है, her body will recognize that the RH positive blood is not her, and her body will try to destroy it by making the anti-RH antibody. क्योंकि क्या होता है कि अगर उनका नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, और ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम वो अगर ब्लड वापस से आ जाता है, तो वो जो उनका बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसके लिए एंटी-RH एंटीबॉडी बना देगा जल्दी से, and this antibody can cross the placenta. क्यों? because the size is so small, and second delivery के time पे it attack the fetus blood cell, and this can lead to serious health problem, even death for a fetus or a newborn. पता भी नहीं चलता, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. How it develop? ऐसा कैसे हो सकता है?
So during the pregnancy, the woman and their fetus do not usually share blood. क्यों? Because presence of placenta. Placenta क्या होता है? उसको blood को mix नहीं होने देते. Fetus का blood और जो मम्मा का blood होता है वो mix नहीं हो पाता है. And this can happen during the labor and the birth, and it can also happen with amniocentesis, CVS, bleeding during pregnancy, attempt to manually turn the fetus to be the head down for birth, and trauma to the abdomen during pregnancy. These all are the factors जब ये हमें देखने को मिल सकता है. देखो इस पिक्चर में सबसे पहले क्या हुआ, जैसे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे हमें पता था कि मम्मा का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है और बेबी का RH पॉजिटिव. उस टाइम पे तो कोई इश्यू नहीं हुआ क्योंकि वहां पे क्या था, प्लेसेंटा था. ठीक है, वो मिक्स नहीं होने दिया. जब डिलीवरी हुई, जब बर्थ का टाइम आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको कट करते हैं तो थोड़ा सा ब्लड जो है वो मम्मी के उसमें चला जाता है. जब मम्मा का जो बॉडी था, जब उन्होंने वो जो हमारा RH पॉजिटिव ब्लड लिया तो उसने उसको एज अ फॉरेन इंट्रोड्यूस किया बॉडी में. तो उसने क्या फॉर्म कर दिया, RH एंटीबॉडी. ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडी वहां पे फॉर्म हो गया. जब एंटी RH एंटीबॉडी फॉर्म्ड हो गया, उसका साइज इतना स्मॉल होता है, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड डिलीवरी टाइम व्हाट हैपेंड, इट फॉर्म द एंटी RH एंटीबॉडी, जो कि वो उसके बॉडी में, जो बॉडी फ्लूइड में, जो बेबी के बॉडी फ्लूइड में एंटर कर जाता है. और जब वो बेबी के बॉडी फ्लूइड में एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी अटैक करेगा RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल से, और उस टाइम पे बेबी का डेथ भी हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबी जो है वो मर भी सकता है. तो ये याद रखना. ठीक है, और इससे हमें क्या देखने को मिलता है, एनीमिया, जॉन्डिस एंड सीवियर केस टू द डेथ. इससे हम बचे कैसे, रोगम या फिर कोई भी हम एंटी RH एंटीबॉडी पहले ही उस टाइम पे डाल देते हैं जब हम फर्स्ट डिलीवरी कर रहे होते हैं, सो दैट क्या हो कि हमारा जो वो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक RH प्रोटीन के लिए, तो वो एंटीबॉडी क्या करता है, कोट कर देता है RH प्रोटीन को एंड एनी फीटल ब्लड सेल दैट एंटर द प्रेग्नेंट पर्सन ब्लड स्ट्रीम, and this other mechanism prevent the pregnant person immune system for reacting to the fetal RH protein and develop their own antibody and which could endanger a future pregnancy. ठीक है, ये क्या है, उस टाइम पे क्या करेगा कि वो आपस में इंट्रैक्शन कर लेगा. ठीक है, वो फॉरन उसको नहीं पता चलने देगा, सो दैट जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए. एंड दिस इज नॉट सेफ फॉर बोथ, दिस इज नॉट ओनली सेफ फॉर द बोथ प्रेग्नेंट people and the fetus, but also it can save a future baby life. ठीक है, सेकेंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी जब भी होगा वो भी उसको सेव करेगा. ठीक है, क्योंकि ये वैक्सीन है, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तो वो मेमोरी सेल नहीं, क्योंकि अगर क्या होता है कि वो मम्मी के साथ, मम्मी की बॉडी में जाता है तो वो एज अ मेमोरी सेल वो याद रखते हैं, है ना. जो वो एंटीबॉडी फॉर्म करता है उसमें क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक मेमोरी सेल होता है. लेकिन अगर हम कोई वैक्सीन डाल रहे हैं, खुद से डाल रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हमने ये चैप्टर पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन रीड करेंगे सो दैट आप फैमिलियर हो पाएंगे इन टर्म्स से. ठीक है, उसके बाद मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एक बार मेरा लेक्चर देखो और फिर एनसीईआरटी रीड करो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.